देखो क्या होगा, CFSE बोलो, Z इन के केस में कितनी होगी बोलो, सो 2 मल्टीप्लाई बाय -2/3 -4/3 डेल्टा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 2/3 डेल्टा 2. What will be the answer? -2/3 डेल्टा 2. बट यहाँ देखोगे क्या होगी CFSE, 4 मल्टीप्लाई, दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन इन द एनर्जी लेवल विच इज स्टेबलाइज बाय 1/3 डेल्टा 2. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सो -4/3 डेल्टा 2. तो इसकी एनर्जी क्या हो गई CFSE, ज़्यादा हो गई ना इससे. तो दैट मीन्स D4 हाई स्पिन इज गोना फेवर द Z आउट, इट इज गोना फेवर द elongation case. Hey all, welcome back on Chemical Serendipity. So today we are going to do the very important part of your Jahn-Teller distortion, which is the consequences of Jahn-Teller distortion. The first consequence we have already done, the extra that explains the extra stability of copper +2 ions due to the strong Jahn-Teller distortion in that case, right? Today we are going to do the another left out consequences, which is very important. Okay, so the second consequence we are going to do today is the thermodynamic stability first. Okay, and thermodynamic stability we are going to study for the metal chelate type of complexes. So chelate सुन के आपको, मुझे पता है, ध्यान में आती है stability, because these complexes are comparatively highly stable than the normal complexes, right? So if you compare your copper H2O6+2, the hexaaqua, and copper En3+2, what is this? Ethylene diamine, right? NH2CH2CH2NH2. So this is a bidentate ligand and this is a neutral ligand. So these are the copper +2 ion complexes I have given to you, right? Now if you compare both of them, you will immediately say, okay fine, this is the chelate complex, this is obviously, this will be this we can say the stable complex than this particular one, right? But अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, है ना, देखें इसमें क्या होगा भाई, कैसा होता है. अगर मैं इसको एक जनरल मेटल लेके चलूं और इसका कॉम्प्लेक्स देखूं तो कैसा होगा, 2 विल बी अबव टुवर्ड यू, 2 विल बी अवे फ्रॉम यू, 1 अबव 1 बिलो. तो एक इथिलीन डायमीन कैसे दिखेगा बोलो, चारों ही डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन. एक ऐसे दिखेगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा. तो इसके स्ट्रक्चर में बहुत बार कंफ्यूजन कर लेते हो, कि ये बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रुप थ्योरी में भी मोस्टली आपका पॉइंट ग्रुप हम करेंगे वहाँ पे भी, उसमें भी ये पूछ लिया जाता है, बिकॉज आप इसको कुछ गलत तरीके से देख लेते हो. आई डोंट नो हाउ, बट येस हाउ दिस इज एग्जैक्टली. तो ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे. अगर आपके पास ये आपकी तरफ को क्या है y एक्सिस और ये क्या है x एक्सिस, ये जैसे बोर्ड पे लिखा है वैसे समझना है तो वैसे समझो. कैसे है देखो, 2 bonds are toward you, 2 bonds are away from you, these 2 bonds, one is above you and one is below, right? So we have 2 nitrogen, like they are present in the xy plane like this, NH2 CH2 CH2. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टिक से इसको दिखाया that this is CH2 CH2, so NH2 CH2 CH2 NH2. So one is like this. Another the ligand, the bidentate ligand, it is something like this, that one donor atom is along the z axis above and one will be in the xy plane. Similarly, then other cases like that only, the one of them is your in the below, which is the below the plane, and one is in the xy plane. So this is something like this. So don't think that this is symmetrical, right? So the structure is something like this. हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है. तो ये आपको कुछ दिया है. अब आप क्या बोलोगे कि हाँ कीलेट है और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, बट हाँ होगा ऑब्वियसली, बिकॉज आपको पता है कीलेट कॉम्प्लेक्सेस बहुत स्टेबल होते हैं, राइट, कंपैरिजन टू द नॉर्मल वन. लेकिन अगर मैं इस मेटल की जगह कॉपर कर दूं, अगर इस मेटल की जगह मैं कॉपर कर दूं तो बोलो क्या होगा, तो ये कॉपर +2 बन जाएगा. और कॉपर +2 D9 कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें मोस्टली इलॉन्गेशन होती है. यस, इनमें भी इलॉन्गेशन होगी, ये जो कॉम्प्लेक्स हम कर रहे हैं. तो अगर इलॉन्गेशन हो गई तो भाई ये कुछ ऐसे चल रहेगा ना, बॉन्ड थोड़े लंबे हो जाएंगे, यहाँ पे देयर विल बी इलॉन्गेशन अलोंग द z एक्सिस. बट जो आपका लिगेंड है ये तो उतना ही रहेगा. ये बात ध्यान से समझेंगे, है ना. अगर ठीक है, अगर आपकी इलॉन्गेशन होगी तो कॉन्सिक्वेंस क्या आया स्ट्रक्चर में. अब देखो, अब ये तो बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, तो ये ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो आपका इंक्रीज हो रहा है तो ये लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी लिगेंड की. ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होगा ना.
तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा देखेंगे ध्यान से. मेटल, yes there will be elongation, these bond will be comparatively longer, all right, and there will be the bond like this. So one of the ethylene diamine is like this we have, okay. But now ये जो एंगल है वो 180 डिग्री नहीं रहेगा, बिकॉज अगर बॉन्ड आपके इलोंगेट हुए सो ये कुछ ऐसा होगा. देखो कैसे होगा. अगर बॉन्ड z एक्सिस के लॉन्ग इलोंगेट हो गए तो ये लिगेंड उसको क्या करेगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो लिगेंड उसको अपनी तरफ पुल करेगा, यहाँ पे जो है वो उसको अपनी तरफ पुल करेगा. तो z एक्सिस अगर यहाँ पे कहीं पे है जो कि 180 डिग्री है एंगल, उससे क्या होगी, डेविएशन हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि वो यहाँ पे, क्योंकि ये बायडेंटिएट लिगेंड है, ये जो लिगेंड है जो डोनर एटम है वो किसी और के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ से क्या होगा, वो स्ट्रेच करेगा उसको, जिसकी वजह से यहाँ पे डिस्टॉर्शन आएगी. इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये ऐसे ना रह के ये कैसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा. और यहाँ पे आपके क्या आएंगे, बायडेंटिएट लिगेंड. तो ऐसा कुछ आपका रहेगा. ये बात समझ में आ रही है आपकी. ऐसा होना चाहिए था ना 180 पे, लेकिन ये थोड़ा इस तरफ को चला जाएगा, ये इस तरफ को, क्योंकि दूसरी तरफ से वो क्या है, कनेक्टेड है, क्योंकि ये बायडेंटिएट लिगेंड है. तो हमेशा ध्यान रखिएगा. तो ये तो कॉम्प्लेक्स में क्या आ गई भाई, स्ट्रेन आ गई ना. तो स्ट्रेन आ गई तो ये अनस्टेबल हो गया. तो ध्यान रखेंगे जहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है प्लस किलेशन है, वहाँ पे बहुत हाई चांसेस हैं कि वो क्या हो, अनस्टेबल. अब मैंने ऐसा नहीं बोला सब में, वो आप देख लेना कि कैसा है. जैसे ऐसा होगा तब तो अनस्टेबिलिटी होगी, क्योंकि वो ऐसा ना रह के कुछ ऐसा हो जाएगा, रिंग में क्या आ जाएगी, स्ट्रेन, जिसकी वजह से क्या आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी. लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, देखें जैसे समझ में आ गया ये बात, तो क्वेश्चन करें तो करो. तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है कॉपर H2O2 ethylene diamine 2 plus 2, and this is the cis isomer, and we have the trans isomer. So आपको मुझे उसकी स्टेबिलिटी बतानी है. कैसे बताओगे बोलो. तो उसके लिए क्या आपको आइसोमर आने चाहिए बनाना. तो आइसोमर्स हम पढ़ेंगे भी, बट अगर ऐसा हो, है ना, कैसा है ये Ma2B2 where B is your bidentate ligand. So what will the coordination number? If this is a bidentate ligand, then that means 4 donor atom, and this is monodentate 2. So what is the coordination number? 6. तो उस केस में आप इन 2 के अकॉर्डिंग सिस और ट्रांस क्या करते हो, डिसाइड करते हो. तो देखो कैसे करेंगे बोलो. कॉपर है, ठीक है, अगर तो सिस हुआ तो H2O दोनों क्या होंगे, आपस में सिस होंगे. तो ये आपस में सिस हो गए. और आपको पता है कॉपर प्लस 2 तो डिस्टॉर्शन होगी, तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन होगी, लेकिन ये दूसरी तरफ से भी कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये 180 ना रह के रिंग में क्या करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, जिसकी वजह से ये थोड़े ऐसे टिल्ट हो जाएंगे. तो स्ट्रेन तो यहाँ पे आ रही है, ठीक है. तो ये तो हो गया सिस का केस. ट्रांस के केस में देखो क्या करोगे, कॉपर है, अब ट्रांस में दोनों OH2 कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे, और इलोंगेटेड बॉन्ड तो है ही है, क्योंकि कॉपर प्लस 2 है, इलोंगेशन तो हो ही रही है, लेकिन दोनों डायमीन कहाँ पे रहेंगे, XY प्लेन में. अब बोलो, इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होगी इससे. क्यों, पहली बात तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, दूसरी बात किलेशन, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन नहीं आएगी ना. समझ रहे हो मेरी बात. तो वो स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से आपका वैसा हो रहा है. तो आप स्ट्रक्चर ज़रूर देखोगे कि कैसी प्रॉब्लम आपको दी है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आंख बंद करके बायडेंटिएट ट्राइडेंटिएट दिख गया और जॉन टेलर दिख गया तो आप बोल दोगे कि अनस्टेबल है. नो, आप देखोगे कि हाँ कैसे ओरिएंटेड है लिगेंड्स. तो यहाँ पे हाँ स्ट्रेन है, बिकॉज वो सिसिस है, जिसकी वजह से ऐसी पोजिशन लिगेंड की आएगी. बट यहाँ पर वो ट्रांस है, तो वहाँ पर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपकी ज़्यादा यहाँ पे कोई स्ट्रेन नहीं आएगा. तो कंपैरेटिवली दिस इज गोना बी द more stable than this one. All right, due to the John Taylor distortion and the chelation. और क्वेश्चन देखो, कॉपर NH3 6+2 एक कॉम्प्लेक्स है, कॉपर एथिलीन डायमीन 3+2, और एक है कॉपर
NH3 2 इथिलीन डायमीन 2+2, एक में ये सिस फॉर्म में है और दूसरा क्वेश्चन है सेम कॉम्प्लेक्सेस है बट ये जो कॉम्प्लेक्स है थर्ड वन, इसमें जो आइसोमर है वो ट्रांस है। आपको स्टेबिलिटी बतानी है ABC। तो देखो ध्यान से, ये क्या है कॉपर +2 D9, तो यहाँ पे क्या है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये क्या है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्लस कीलेशन, वो भी सब बॉन्ड के अलॉन्ग, ठीक है। देन दिस इज सिस में क्या होगा, दो एमोनिया कहाँ पे आएंगे XY प्लेन में, तो आपकी यस स्ट्रेन आएगी। तो यहाँ पे भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है प्लस क्या है कीलेशन। बोल देंगे स्टेबिलिटी कैसे होगी, तो फॉर श्योर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी एक ही होगी क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेन नहीं है। इन दोनों में स्ट्रेन लगेगी, किसकी वजह से स्ट्रेन लग रही है कीलेशन में, जॉन टेलर की वजह से। लेकिन ज़्यादा किस में होगी, इसमें ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर इलोंगेशन होती है, मतलब ये यहाँ पे जाते हैं, तो कुछ इफेक्ट जो है वो इन बॉन्ड्स पे भी पड़ता है, वो थोड़ा मेटल के क्या आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है आपका बाइडेंटेट, तो अगर ये भी क्लोज आ गया तो यहाँ पे भी स्ट्रेन बढ़ गई ना, ये आपस में अगर क्लोज आ गया तो यहाँ पे भी स्ट्रेन बढ़ गई। तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, और बीच में क्या होगा आपका C। समझ गए ये बात कैसे किया। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे यस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है और कीलेशन है, जिसकी वजह से क्या आएगा बोलो, स्ट्रेन आएगी। और यहाँ पर क्या है, ट्रांस के केस में क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है प्लस कीलेशन भी है बट स्ट्रेन क्या है, नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो क्या होगा। अब C इससे भी ज़्यादा होगा, समझ गए, क्योंकि वहाँ पे कीलेशन है। तो C इज़ हायर देन दैट ऑफ योर B, लेकिन सबसे कम किस में रहेगा, C में ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में क्या है, स्ट्रेन। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्टेबिलिटी आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कॉपर, इसलिए मैंने आपको बताया ना, कॉपर +2 के मोस्टली कॉम्प्लेक्सेस जैसे नॉर्मल जैसे ऐसे आपको मैंने दे दिए, मोस्टली में क्या है आपकी इलोंगेशन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि अगर स्ट्रेन है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। व्हाट अबाउट काइनेटिक स्टेबिलिटी। सो थर्ड एस्पेक्ट देखेंगे काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर इलोंगेशन में आपके ये बॉन्ड इलोंगेट हो रहे हैं तो इलोंगेशन की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे ना, बॉन्ड का नेचर भी चेंज हो जाएगा। अगर ये इलोंगेट हो गए कंपैरेटिवली तो ये बॉन्ड वीक हो जाएंगे, ठीक है। वीक हो गए तो इजीली क्या हो जाएंगे भाई, ब्रेक हो जाएंगे। तो दैट मीन्स इसकी रिएक्टिविटी इन कॉम्प्लेक्सेस की काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए ये बात, काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि कोई भी लिगेंड इसको इजीली क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है ना इन लिगेंड्स को जो आपके क्या हैं, Z एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कुछ जैसे वाटर एक्सचेंज वाला, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो वाटर एक्सचेंज फास्ट आपने बताना है किस में है, तो किस में फास्ट होगा, जिन बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा। किन बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा, जो कंपैरेटिवली लॉन्गर होंगे। तो जिसमें जॉन टेलर कौन सी, लेकिन इलोंगेशन, राइट, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कौन सी, इलोंगेशन हो, तो वहाँ पे इट बिकम ईजी टू सब्स्टिट्यूट द लिगेंड विद अनदर लिगेंड। सो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक आपने देख लिया, क्या देखा अभी तक इस पॉइंट तक, कि हाँ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है, जैसे कॉपर +2 की बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है। बट आपका कुछ केसेस में थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम भी हो रही है, जैसे कीलेशन हो गया, वहाँ पे स्ट्रेन आ गई तो कम हो गई। फिर कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे थे जिसमें जैसे यहाँ पे हो गया, काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ रही है। समझ रहे हो बात। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रही है तो क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं किसी एक कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी में। गेटिंग द पॉइंट। So let's do the last consequence, that is the disproportionation reaction shown by the gold 2 complexes. So the last consequence is the disproportionation of gold 2 complexes.
तो देखो आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी डिस्प्रोपोर्शनेशन, जहाँ पे गोल्ड 2 कॉम्प्लेक्स गोल्ड 2 में रहना प्रेफर नहीं करते हैं, दे डिस्प्रोपोर्शनेट टू गोल्ड 1 कॉम्प्लेक्स एंड गोल्ड 3 कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन इज वाई, क्यों गोल्ड 2 स्टेबल नहीं है? दिस इज द क्वेश्चन। बिकॉज किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है? कॉपर, कॉपर 2, सिल्वर 2, गोल्ड 2। अगर इन तीनों को तुम कंपेयर करो तो देखो क्या है, ये तो पहली बात तो इसमें क्या लग रही है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है ना, तो बहुत स्टेबल होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जैसे ही तुम डाउन द ग्रुप जाते हो, ठीक है, टॉप टू बॉटम जब जाते हो तो आपको पता है, और जैसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे ही आपको पता है कि आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो डिफरेंस है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, वो भी बढ़ती है जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो, जैसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, हमने किया था, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो भाई इसकी तो बहुत हाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये आपका D9 सिस्टम है, आपकी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी लग रही है, तो ये तो स्टेबल होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, बट वी आर गेटिंग अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ गोल्ड 2 टू गोल्ड 1 एंड गोल्ड 3। गेटिंग द पॉइंट? सो वाई दिस इज हैपनिंग? सो इधर क्या होता है, गोल्ड 1 में कन्वर्ट हो जाता है, और इधर गोल्ड 3 में तो गोल्ड 1 बेसिकली लीनियर ज्योमेट्री गोल्ड 1 की मिलती है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2, और गोल्ड 3 की देखोगे तो आपको मोस्टली स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिलती है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल वन। ओके, दिस इज द मोस्ट स्टेबल वन, सो दिस इज गेटिंग डिस्प्रोपोर्शनेट टू दीज टू। द क्वेश्चन इज व्हाई दिस इज हैपनिंग? व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज देखेंगे तो मान लो ये कॉपर 2 का कॉम्प्लेक्स हम कंसीडर करें और डिस्टॉर्शन उसमें हो रही है आपका z आउट, सो दिस इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन dz स्क्वायर, dxy, dyz, dzx। मान लो ये कॉपर 2 है, तो सिल्वर 2 में बोलो क्या होगा, dyz, dzx, देन dxy। कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस, ये आपका डिफरेंस बढ़ जाएगा ना, सिल्वर 2 में ये स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी, समझ गए? और उसके बाद क्या है, गोल्ड 2, गोल्ड 2 में और बढ़ जाएगी, सबसे हाईएस्ट होगी गोल्ड 2 में। यही बात अभी तक करी है हमने, हमें पता है जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा आपकी स्प्लिटिंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। पर अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो तो D9 सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ जाएगा लास्ट, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, बट देखो गोल्ड 2 के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इतनी हाई एनर्जी ऑर्बिटल में है, this is very unstable in this energy level. The last electron in gold 2 in a very higher energy dx square minus y square is very unstable. Okay, that is why either it is going to gain the electron, it is going to convert to gold 1, or either it is going to lose that one electron and it is going to convert to gold 3, and the most stable will be gold 3 where it is going to lose that unstable electron from dx square minus y square. That is why it is showing the disproportionation of gold 2 to gold 2 and gold 1 and gold 3. Get the point? That is your gold 2 is not stable. Alright, so this is the disproportionation reaction that is shown by gold. तो यहाँ से एक और बात क्लियर होती है क्या, जैसे आपको मैंने किसी लेक्चर में बताया था ना, आपके D8 कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली क्या बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, ठीक है, लेकिन D9 क्यों नहीं बनाते? क्योंकि D9 में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, इसीलिए D9 जो है वो कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट कर देता है अपने आप को, अपनी ज्योमेट्री को, उस इलेक्ट्रॉन को आपके क्या करेगा बोलो, वो ज़्यादा फेवर क्या करेगा, D8। तो D9 क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि वो ऐसे रहना फेवर नहीं करेगा जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन इतनी हाई एनर्जी पे जाए, अगर वो स्क्वायर प्लेनर हुआ तो ऐसा ही आता है ना स्क्वायर प्लेनर में भी काइंड ऑफ, तो इसीलिए वो वहाँ पे फेवर नहीं करेगा, और D8 मोस्टली आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। समझ गए बात?
तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वहाँ पे हम करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन देखना आपको पूछे जाएंगे, तो वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो टिल देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर श्योर गेट, CSIR, नेट, इवन इन TIFR एंड इन BARC मोस्टली इस पे क्वेश्चन आता है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ऑलराइट, so till then try to understand these concepts and I'll meet you soon with the next lecture that is going to be the previous year questions on John Taylor distortion. Thank you so much for listening.